नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो धामी सरकार 2.0 का शतक पूरा हो चुका है। इसी बीच धामी सरकार ने सीएम धामी ने आज देहरादून पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अपनी उपलब्धियां गिनाई। तो सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिस मौके पर आज सीएम धामी ने जनता के सामने 100 दिनों का ब्यौरा रखा। सीएम धामी ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। इस मौके पर बेस्ट बने उत्तराखंड अपना पर आधारित सीरियल हमरो पहाड़ का टाइटल सॉन्ग भी रिलीज किया गया। तो आज धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिस पर धामी ने जनता के सामने अपना 100 दिनों का ब्यौरा रखा। तो सीएम धामी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो योजनाएं हमारे प्रदेशों जैसे अन्य प्रदेशों में लागू हैं, उन प्रदेशों का भी हम अध्ययन करेंगे। अनेकों अनेक जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है, विशिष्टता प्राप्त की है, अपने अनुभव प्राप्त किए हैं, समाज के क्षेत्र में अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है, उन सभी को साथ में लेकर हम लगातार बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी आयोजित कर रहे हैं। हमारा नियोजन विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है और सबके विचार लेकर, सबके विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और इस जो बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमने कोशिश करी है। भारत सरकार के जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी 2-3 कार्यक्रमों में इसमें हमारे साथ भाग लिया था। इसके अलावा भारत सरकार में काम करने वाले बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले पर्यावरणविद हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जिन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में, उन सबको साथ में लेकर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। तो आज धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके साथ ही उन्होंने जनता के सामने 100 दिनों का ब्यौरा रखा, अपनी उपलब्धियां गिनाई, सरकार ने क्या कुछ काम किया, उन सब के बारे में जनता के सामने जानकारी दी। तो आज देहरादून पहुंचे थे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साथ ही साथ जनता के सामने अपने 100 दिनों का ब्यौरा रखा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से कुछ देर पहले ही जो है पत्रकारों से मुखातिब होते एक बात जरूर कही कि उन्होंने कहा कि तमाम जो ऐसी योजना है जिसका लाभ जो है राज्य के लोगों को मिलेगा, उनका जो है क्रियान्वित कर दिया गया है। इसके साथ ही 2025 को लेकर एक विजन तैयार किया गया है, जिसको लेकर बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना रोड मैप तैयार कर लें कि किन योजनाओं पर हमें जो इतना समय लगना और किस समय तक जो इनको पूरा करते हुए जनता को समर्पित कर दी जाएंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बताया कि नई सरकार यानी कि पुष्कर सिंह धामी 2 की जो सरकार अब जो है राज्य में स्थापित हुई है, तो उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए। तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि समाज कल्याण विभाग में जो पेंशन पहले 1200 रुपये एक परिवार से एक व्यक्ति को मिलती थी, अब जो है वो 1500 रुपये कर दी गई है। और जो है अगर 2 व्यक्ति होते हैं परिवार में, तो उन दोनों व्यक्तियों को जो है जो बुजुर्ग होंगे उनको मिलेगी। इसके साथ ही विकलांग पेंशन में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही जो तमाम अन्य योजना, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, उसके लिए बाकायदा कमेटी गठित कर दी है, जिसको लेकर पहले से ही कवायद चल रही थी। चुनाव से पूर्व ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो ये तमाम काम जो है पूरे कर दिए जाएंगे। इस तरीके की तमाम योजनाएं जो है सरकार के द्वारा पहले ही पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए और बाकायदा अधिकारियों को ये भी कहा है कि 2025 तक उस पूरे रोड मैप को तैयार करते हुए जनता के सामने रख दें, जिसका लाभ जो है राज्य को लोगों को मिल सके। जी सौरभ, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वहीं पर 100 दिनों में जो विभागों को टारगेट दिया गया था वो कितना पूरा हुआ है? देखिए, टारगेट नहीं कहा जा सकता, ये जरूर कहा गया था कि एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया था। विजन 2025 है, 2022 जो अभी चल रहा है। 100 दिन में जो है कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया था। तमाम जो विभागों की कार्य योजना बना दी गई, चाहे वो तबादलों से संबंधित हो या सड़कों के जाल बिछाने से या फिर जो है रोजगार स्वरोजगार से संबंधित तमाम जो है जगहों के लिए बाकायदा विभागों को जो निर्देश जारी हुए थे, उसी के अनुरूप जो विभागों ने काम भी किया, जिसको जो मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सामने साझा किया। बाकायदा जो है बताया कि आखिरकार
क्या जो है 2025 तक वो करने जा रहे हैं, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए, व्यापारी तबके की बात की जाए, हर एक तबके को छूने का जो है मुख्यमंत्री ने काम किया। 2025 में जो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनकर स्थापित होगा जो एक आइडल प्रदेश के रूप में देश भर में पहचान बना पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका सौरभ। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 100 दिन का कार्य रूपरेखा बनाने का होता है। जो पूरा 5 साल का प्लान बनाया गया है उसे हर विभाग पूरा करे और प्रदेश के विकास हो, इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसे और सरकार काम कर रही है। साथ ही सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि अगर उनके विभाग की बात करें तो उनके विभाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त की गई है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे पहले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई, तो वहीं जंगलों में आग को लेकर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं। वन विभाग में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो फॉरेस्ट फायर की है, वनाग्नि की है। वनाग्नि को लेकर के हमने दीर्घकालीन नीति बनाई है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में, इस बार भी आपने उसका परिणाम देखा है। इस बार हमने थोड़ा बहुत चेंजेस शुरुआत की थी, जिस कारण पिछले विगत वर्षों के मुकाबले करीबन आधा क्षेत्र में ही वन प्रभावित हुए हैं, वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आम आदमी की सहभागिता कैसे रखें, उस पर निर्णय लिया गया। वनों में वाइल्ड एनिमल्स वनों से बाहर न जाएं, इसके लिए फलदार पेड़ वनों के अंदर लगाने का निर्णय लिया गया है और वन पंचायतों को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। वहीं बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि 100 दिन में सरकार के पास गिनाने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है। सरकार के बजट से लेकर राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे लोगों को सौगात में मिल रहे हैं। देहरादून धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे, तो उसी पर बीजेपी के जश्न पर नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, सरकार के 100 दिन कल जो है पूरे होने जा रहे हैं, किस रूप में देखते हैं सरकार के 100 दिन के कार्यकाल? देखिए, एक प्रचंड बहुमत की सरकार और जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा। कोई रोड मैप नहीं है, कोई दृष्टि विजन नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज भी 25,000 पद खाली हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं है। आज नौजवान भटक रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जो खामियां हैं, जो उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसके लिए नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। रिवर्स पलायन की बात कहीं नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है गैर शरण, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गैर शरण को, सदन में कहा था कि हम गैर शरण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैर शरण होगी, भरारी शरण होगी। उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं है, और स्थापना के लिए बजट की व्यवस्था नहीं है। और जो सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट और जो एनुअल बजट है, वो सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही है। विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। 11,500 करोड़ रुपया हर साल प्रति वर्ष उधारी में और ब्याज में चुकाना होगा। ये एक तस्वीर है, ये 100 दिन का तस्वीर है। और कॉमन सिविल कोड, तमाम बातों से सरकार उलझाना चाहती है और ध्यान बटाना चाहती है, लेकिन निराशाजनक, बहुत निराशाजनक। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण से पहले ही अधिकारियों को 100 दिन के भीतर एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा था, जो तमाम योजनाएं धरातल पर दिखें। क्या लगता है कुछ योजनाएं धरातल पर दिखाई भी दे रही हैं? देखिए, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, आलोचना करना ही हमारा मकसद नहीं है। हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं।
अधिकांश विभागों का बजट इस मार्च के महीने में खर्च हुआ है, साल भर खर्च ही नहीं कर पाए। और मेरा मानना है कि लगभग 1550 करोड़ रुपया सरेंडर हुआ है, खर्च ही नहीं कर पाए। ये वानगी है, इस 100 दिन की वानगी है ये। सर आखिरी सवाल, सरकार के मंत्री तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने तमाम जो है योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया, 100 दिन के भीतर उसका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल धरातल पर दिखाई देगा, लोगों के सामने होगा। अब देखिए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बजट है, ये जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है, वो बजट एक नज़र, उसमें सारी चीज़ें तथ्यों के आधार पर हम कह रहे हैं। और ठीक है, अगर काम हुआ है वो धरातल में दिखाई देना चाहिए, दिखाई देगा, लेकिन कहीं पर धरातल में काम है। सिंचाई विभाग का 44% बजट खर्च नहीं कर पाए सिंचाई विभाग, अन्य विभागों का भी यही हाल है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो बजट में प्रावधान रखा गया है, विभागवार प्रावधान रखा गया है, उस सरकार को खर्च नहीं कर पा रही, विभाग खर्च नहीं कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं नौकरशाही हावी है। तो ये तो जो है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी ने सीधे तौर पर बताया कि सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि तमाम योजना बनाई है और 100 दिन के भीतर उसका असर धरातल पर दिखाई भी देगा, जबकि विभाग जो है अपना बजट खर्च करने में ही नाकाम साबित हुए हैं। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन के कार्यकाल के पूरे होने पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार 100 दिन के कार्यकाल ने युवाओं के हाथ निराशा लगी है, वहीं महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार ने आंखें मूंदी है। ऐसे में बीजेपी के नेता अपने हर कार्यक्रम को इवेंट के रूप में मनाकर सिर्फ वाहावाही लूटने का काम कर रहे हैं, जबकि 100 दिन की सरकार में कोई भी बड़ी उपलब्धि सरकार के हाथ नहीं लगी है। तो ऐसा कहना है कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर एक बड़ा जश्न मनाने जा रही है। तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके थे। विपक्ष के नेता हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। अध्यक्ष जी, किस रूप में देखते हैं सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि इवेंट के रूप में ही जो है तमाम चीज़ों को मनाती आ रही है। अपने मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ खुद अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं। किस चीज़ में पास हैं? जिस योजना से, जिस कार्य से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम जाता है, वो है चारधाम यात्रा, कुंभ। चारधाम यात्रा जिस तरीके से फेल हुआ है वो देखने लायक है। 100 कुछ मृत्यु का आंकड़ा रहता था 6 महीने में, इस बार वो 200 से पार चले गया है केवल 1.5 महीने में। अव्यवस्था ऐसी है कि कई लोग बिना दर्शन किए हुए वापस गए, क्योंकि गरीब आदमी कई साल तक पैसा जमा करता था, वो बाबा केदार के दर्शन करने, बाबा और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने, चारधाम की यात्रा करने आता है। लेकिन इस बार उनको कई जगह पड़ावों में 5-5 दिन 6-6 दिन रोक दिया गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पे, और उनका पैसा ख़त्म हो गया, तो बिना दर्शन किए हुए वो लोग बाहर गए। तो ये सबसे बड़ा फेलियर था, कई लोग मर गए। विपक्ष बार बार कहते रहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वहाँ ऑक्सीजन पार्लर लगने चाहिए। तो उस समय मंत्रीगण मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हुए और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई, वो देखने लायक था। दूसरा, बजट कई हज़ार करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है और कर्ज में डुबा दिया है पूरे उत्तराखंड राज्य को। आज एक दिन का बच्चा भी 85,000 रुपये के कर्ज में उत्तराखंड में है, जहां एक तरफ अंतरिम सरकार से 2017 तक 35,000 करोड़ का लोन इस सरकार ने लिया, जिसमें सिडकुल की स्थापना हुई, अनेकों संस्थानों की स्थापना हुई, दुग्ध में बोनस की बात हुई, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना आई, उसके अलावा मेरे गांव मेरी सड़क योजना आई हरीश रावत जी के टाइम पे। तो ये कल्याणकारी योजनाएं थी। 35,000 करोड़ का केवल कर्जा राज्य ने लिया, और बीजेपी की 2017 से 22 तक की जो सरकार थी, इसने 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, और आज भी हम लोग हर महीने डेफिसिट में है। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार, जो घाटा इनको जीएसटी की वजह से वो घाटे को भी की प्राप्ति केंद्र सरकार से अभी तक नहीं कर पाई। बार बार मुख्यमंत्री जी जाके वहाँ गुहार लगा रहे कि दे दीजिए। तो किस चीज़ का डबल इंजन, कैसी सफलता, कौन सी उत्पत्ति, कौन सा बड़ा काम ऐसा इन 100 दिन में या इन 7 सालों में, 6 साल होने वाले हैं सरकार को, बीजेपी कौन सा बड़ा काम कर दिया? कुंभ का घोटाला, जिसमें कोविड जांच के नाम पे करोड़ों का घोटाला कर गए, या अधिकारी 500 गुना संपत्ति के मालिक हो गए, जेल हो रही है।
ये सीधे तौर पर करण महाराज जी का कहना है कि सरकार जो है अपने किसी भी कार्यक्रम को एक बड़े इवेंट के रूप में मनाने के लिए तैयार रहती है और उसका असर जो है 100 दिन में भी दिखाई देगा, भले ही धरातल पर किसी योजना का किसी को लाभ मिला हो या ना मिला हो। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। वही उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने एक नया गाना लॉन्च किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारो पहाड़ धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। ये सॉन्ग सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना की थीम पर आधारित है। तो आज धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, जिसके बाद ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है, हमारो पहाड़। तो धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में रियाज अहमद और गौस मोहम्मद द्वारा हुई टेलर कन्हैया की निर्मम हत्या के विरोध में बजरंग दल देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ गांधी पार्क चौक तक पैदल मार्च कर टेलर कन्हैया के हत्यारों रियाज और गौस मोहम्मद का पुतला भी फूका। साथ ही सरकार से कन्हैया के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी देने की सजा देने की मांग भी की है। आगे उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान से इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की भी बात कही। ये तो हिंदू समाज का जो ज्वालामुखी है वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन्हें अगर रहना मुश्किल हो गया तो वास्तव में इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए। वो भी ये घटना है, कुछ छोटी घटना नहीं है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये घटना को अंजाम देने वाला कोई नहीं है, उसका बगल का नसीम है जिसे पूरी जानकारी दी है। और ऐसे नसीम मेरे बगल में भी हैं, देहरादून में भी हैं, मेरे बगल में रहते हैं। हमें सीखना होगा। जो हमारे यार दोस्त बन के हम किसी हिंदू को समझाते हैं कि ये हिंदू तेरे मुसलमान तेरा दोस्त नहीं है, वो कहता नहीं मेरा दोस्त है। हमें सीखना होगा, अभी संभलना होगा। जिस नसीम ने कन्हैया लाल को मृत्यु के घाट उतारा है, ऐसे नसीम मेरे बगल में भी हैं। उनको दुकानें हम किराए में देते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके घरों में बिठाते हैं। अगर अब भी ना सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। आज एक कन्हैया लाल मरा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम भी टारगेट हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, उदयपुर की आंच अब देहरादून तक भी पहुंचने लगी है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उदयपुर में जो घटना घटी थी, कन्हैया लाल को जिस तरह से मारा गया था, उस पर हिंदू संगठन जो टाइगर हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में भी आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर विराम लगे और खासतौर पर जो इस तरह से मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करना यहाँ पर शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हर आदमी के जो त्योहार होता है उस त्योहार से उसका पता यहाँ पर चल जाता है। तो पुलिस को सतर्कता पूर्वक यहाँ पर काम करने की जरूरत है। पुलिस की तरफ से कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से ऐसी गतिविधियों पर विराम लग सके, उन सब चीजों को लेकर पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए। खुद देहरादून में भी डीआईजी जमय खजूरी की तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। सभी उन अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि अगर उन्हें इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी मिलती है या फिर कोई सामाजिक उपद्रव करने की कोई स्थिति में होता है जो इस तरह से सांप्रदायिकता माहौल बिगाड़ना चाहता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर सके। लेकिन जिस प्रकार से इस समय हिंदू संगठन यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कड़े एक्शन की जरूरत है ताकि इस प्रकार की जो मानसिकता वाले जो लोग हैं उन्हें एक सबक, उन्हें सजा मिल सके और अन्य के लोगों के लिए एक सबक मिल सके। जी, तो अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पर हर जगह ये विरोध चल रहा है।
फांसी की मांग की जा रही है, आरोपियों को लेकर फांसी की मांग की जा रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब विरोध बढ़ना शुरू हो गया है। ये करें कि मामला बहुत इस समय संवेदनशील ये मामला है, उस संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। उनकी तरफ से बाकायदा सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान है उनको यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए। खासतौर पर सभी कप्तानों को कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के जितना भी संवेदनशील जो एरियाज हैं उनको पहले से यहाँ पर चिन्हित करना शुरू कर दें, पुलिस की व्यवस्था उसको बढ़ाना शुरू कर दें। आम जनता को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और अगर किसी को भी इस तरह की कोई सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ने वाली कोई भी सूचना मिलती है तो उसे तत्काल पुलिस को रेफर करने के लिए कहा गया, ताकि पुलिस उस पर समय रहते हुए उचित कार्रवाई यहाँ पर कर सके। सरकार ने भी सभी लोगों से अपील करी है कि वो किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग ना करें, बल्कि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई इस तरह का माहौल दिखता है या फिर कोई उकसाने वाले बयानबाजी कोई करता है तो उसकी सूचना तत्काल यहाँ पर दे दी जाए, ताकि कानून अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर सके। तो कह सकते हैं कि उदयपुर की घटना इस समय उत्तराखंड में भी उसको लेकर बड़ा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों के साथ साथ जो राजनीतिक संगठन है वो इन सब चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। जी, तो अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पर अब हिंदू संगठन एक हो गया है, हिंदू जो संगठन है वो सड़कों पर आ गया है। पुलिस की ओर से कितना अलर्ट है? पुलिस अपनी तरफ से कह सकते हैं कि पूरी अलर्ट मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। खासतौर पर जो खुफिया तंत्र है, आप जिसको LIU कह सकते हैं, वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो आम जनता के बीच में रहते हैं। तो इसी तरह से उन्हें साफ तौर पर ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वो सब चीजों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। खासतौर पर जो संवेदनशील वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, उन क्षेत्रों के ऊपर खासी निगरानी पुलिस की तरफ से यहाँ पर रखी जा रही है और रात का कह सकते हैं कि पूरी तरह से पेट्रोलिंग गश्त बनाई जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मैसेज आगे बढ़ ना सके जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। उन सब चीजों पर पुलिस अपनी निगरानी यहाँ पर कर रही है। पुलिस प्रशासन की इस निगरानी पर कह सकते हैं कि सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रही है। अपने स्तर पर उच्चाधिकारियों से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड का जो शांत माहौल है वो बिगड़ने ना पाए और यहाँ पर किसी प्रकार से आम जनता कोई परेशानी ना हो। जी, अब जिस तरह से देखा जा रहा है विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं जिस तरह से मांग भी उठ रही है, क्योंकि कई जगहों पर फांसी की मांग हो रही है, कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग भी की जा रही है। क्या हिंदू संगठन द्वारा और भी कोई मांगे रखी गई है? क्योंकि कई जगह पर देखा गया है CBI जांच की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। बिल्कुल है। देखिए, कानून अपने कानून के जो धाराएं हैं उन धाराओं के हिसाब से अपना काम यहाँ पर करता है। जो आंशिक जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की बात यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है और उनको जो सजा मिलनी है वो कानून के जो नियम है उन नियमों के सामने रहे। और इसके अलावा सीधे तौर पर कह सकते हैं हिंदू जो संगठन है वो इन सब चीजों को लेकर एक और मांग यहाँ पर सरकार प्रशासन से करते नजर आ रही है। उनका कहना है कि समय रहते हुए जिस प्रकार से घटना घटी है, ऐसे में सामाजिक जो तत्व है जिसकी वजह से सामुदायिक माहौल यहाँ पर बिगड़ सकता है, उन लोगों को पहले से ही चिन्हित करने का काम यहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से जो सामाजिक जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। उसके लिए पुलिस प्रशासन को अपना जो इलेक्शन जो ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं, सबसे बड़ा जो अभियान जो यहाँ पर पुलिस के बाद चला रहे हैं, उस अभियान को और तेज करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड में भी जो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं जिनके द्वारा अभी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा इस तरह घटना करे तो उन पर पहले से ही विराम लग सके और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सके, उसको लेकर यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हाँ जी, ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि समाचार। नमस्कार।